हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपको पता ही है कि आपके एसएससी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। सो आई थिंक ये बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए। सो आप इसको एंड तक देखिए वीडियो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इसमें भी। ऑल दो इसमें आंसर मार्क्ड हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मैंने इस पर आंसर्स को जानबूझ के मार्क किया हुआ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, सो आप सभी को पता होगा दैट इज नथिंग बट लिनियरिटी। नंबर 2 क्वेश्चन है कि सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू, सो हम सेल्स को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? सेल्स दैट मीन्स सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट द बैटरीज। सो बैटरी को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? जब हमको उसकी करंट को बढ़ाना होता है, दैट मीन्स टू इंक्रीज द करंट अवेलेबल। और अगर आपको सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना होगा दैट मीन्स वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 3 क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज, सो पावर फैक्टर ऑफ द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजोनेंस। सो रेजोनेंस में क्या होता है कि इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो बराबर हो जाते हैं, दैट मीन्स उसमें जो रिएक्टिव पोर्शन हो जाता है वो तो ख़त्म हो जाता है। तो पावर फैक्टर रेजिस्टिव का मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में, दैट मीन्स यूनिटी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि द पावर टेकन बाय द 3 फेज लोड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। नाउ इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 3 फेज पावर के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सभी को पता है √3 VL cos फाई, ये 3 VP IP cos फाई भी हो सकता है। दैट मीन्स आप फेज़ की टर्म्स में भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा स्टार डेल्टा है। जैसे कि स्टार में होता है कि फेज़ वोल्टेज 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज, और फेज़ करंट और लाइन करंट तो इक्वल होती हैं, बट डेल्टा में फेज़ वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इक्वल होते हैं, बट फेज़ करंट जो होती है 1/3 ऑफ 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन करंट। सो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग स्टेशन हैज़ द मिनिमम रनिंग कॉस्ट। सो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, थर्मल, डीजल। तो इसमें जितने भी हैं, हाइड्रो को जो होती है मिनिमम कॉस्ट क्या होती है, इसकी मिनिमम रनिंग कॉस्ट होती है। और आप ये भी बोल सकते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो होता है वो एक बेस लोड प्लांट होता है, एंड बेस लोड प्लांट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि उसका जो कैपिटल कॉस्ट होती है, दैट मीन्स द इनिशियल कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होती है, बट जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। ओके, ऑल दो न्यूक्लियर एंड थर्मल ये भी आपके बेस लोड प्लांट्स ही हैं, बट इनकी जो रनिंग कॉस्ट होती है कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है हाइड्रो से। बिकॉज हमको पता है कि हाइड्रो में हम बेसिकली हमारा मेन जो वो कह सकते हैं आपकी मेन कंपोनेंट जो होता है बेसिकली वो वाटर का यूज़ करा जाता है, दैट्स वाई उसकी कम होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम सबको पता ही है कि ये तो डीसी सीरीज मोटर ही होता है, बिकॉज डीसी सीरीज मोटर को आप नो लोड पे स्टार्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टार्ट ऑन फुल लोड और एटलीस्ट सम लोड। बिकॉज अगर आप उसको नो लोड पे स्टार्ट करोगे तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे उसकी वाइंडिंग्स या मोटर का बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन, दैट मीन्स दिस वन। ओके, नेक्स्ट है स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या इंक्रीज करेगा? ऑब्वियसली वोल्टेज, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी दैट मीन्स अगर मैं लो वोल्टेज मान लूँ और सेकेंडरी स्टेप आपकी बात कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज, तो लो वोल्टेज पे करंट ज़्यादा होगी, हाई वोल्टेज पे करंट कम होगी, तो वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर will be to increase the magnetizing current. Now the effect of increasing the air gap, so you have to remember one thing is that
in case of induction motor, जो आपका एयर गैप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजिंग करंट के। सो बोल रहे हैं कि विद द इंक्रीज, तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। सो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप अपॉन इंडक्शन मोटर विल इंक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट। आई सेड एयर गैप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग करंट। सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑब्वियसली तो सिंपल है, दो इक्वल है तो हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन है। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल ओनली टू सर्किट हैविंग द लीनियर बायलेटरल एलिमेंट। नॉन लीनियर पे लगता नहीं है, पैसिव के बारे में बात नहीं कर सकते, तो लीनियर बायलेटरल इज द सूटेबल ऑप्शन। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाई, दैट इज ऑप्शन सी, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स power factor, that is the quality factor of a coil is given by, although there are different ways to represent the quality factor, but among the options given to us, option C is the correct one. Then the voltage equation for the DC motor, obviously everybody knows that E equal to V minus IR, obviously IARA, आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन ए, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम। सो सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम मैक्सिमम होती है जब उसके वेरिएबल लॉस फिक्स लॉस के बराबर हो जाए या आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाए, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर। सो इंडक्शन मोटर हम सबको पता है कि दो हार्मोनिक्स होती हैं, बेसिकली दो स्पेस हार्मोनिक्स होती हैं, एक फिफ्थ और एक सेवन्थ। फिफ्थ हार्मोनिक जो होती है वो मोटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाती है, दैट मीन्स अब ये भी बोल सकते हैं कि वो होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। एट सेवन्थ जो होती है फॉरवर्ड लेके जाती है, तो वो होता है मोटरिंग मोड। सो हार्मोनिक्स जो डेवलप्ड होती हैं फिफ्थ एंड सेवन्थ हार्मोनिक्स, दैट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड द क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर। सो ऑब्वियसली फ्रॉम हेयर option D, harmonic develop in the motor, is the right answer. Now starting winding of a single phase motor is placed in, हमको सबको पता है स्टेटर में रोटर बीच में होता है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो स्टेटर पे होती है, और उसी के सीरीज में आप क्या लगाते हो, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हो, तो ऑप्शन बी अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रिजल्ट इन, टू रिड्यूस रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, रिडक्शन इन, ऑब्वियसली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं, टॉर्क को बढ़ाने के लिए। सो इफ वी डिक्रीज द कैपेसिटेंस, दैट मीन्स वी आर डिक्रीजिंग द स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन सी। इन एन एसी सर्किट, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पावर फैक्टर दैट इज एक्टिव पावर बाय पेरेंट पावर, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस एवरीबॉडी नोज हेनरी। थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये जो हमको पता है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में, ये हो गया वी थेवेनिन और ये हो गया आर थेवेनिन, राइट। अगर कोई नॉर्टन इक्विवेलेंट बोलते तो नॉर्टन क्या होगा, ये करंट सोर्स, तो ये हो गया आई और ये हो गया आर, नॉर्टन। ओके, सो ऑप्शन बी सॉरी। Now in an RLC circuit the phase of the current with respect to the circuit voltage will be, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फेज ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा LNC के ऊपर, RLC की बात हो रही है, जो डोमिनेट करेगा बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड कि लैगिंग है या लीडिंग है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ DC है तो सिंपल क्वेश्चन है, 0। लोड पावर फैक्टर, लोड फैक्टर इज डिफाइंड। सो लोड फैक्टर सभी को पता होता है कि एवरेज लोड बाई मैक्सिमम डिमांड, जो कि हमेशा लेस देन 1 होता है। यहाँ पे डिमांड फैक्टर भी पूछा जा सकता है, जो होता है मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड, वो भी लेस देन 1 होता है। फिर आपके पास लोड फैक्टर को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं कि लोड फैक्टर हमारे पास ये भी होता है, जो आजकल बहुत पूछा जाता है, दैट इज़ कैपेसिटी फैक्टर बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर। ओके, एंड ये भी याद रखना, कैपेसिटी फैक्टर बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर। यहाँ पे हमको रिजर्व कैपेसिटी निकालनी होती है ना, रिजर्व कैपेसिटी को टू प्लांट कैपेसिटी माइनस, जैसे कि
आजकल पूछते हैं रिजर्व कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, तो यहाँ से आपका आंसर आ सकता है। तो ऑप्शन ए। स्टैटिक कैपेसिटी क्यों यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेस स्लाइटली व्हेन इंक्रीज ऑफ द लोड। सही बात है। इंडक्शन मोटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, दोनों का प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ट्रांसफार्मर में ये होता है इसका सेकेंडरी इंडक्शन मोटर में उसका सेकेंडरी शॉर्ट कर दिया जाता है। तो होता ये है कि दोनों का नो लोड पर पावर फैक्टर तो बहुत ही कम होता है, पावर फैक्टर एंगल ज़्यादा होता है, पर जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो उसके साथ उनका जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर बढ़ता जाता है, स्पीड क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। किसकी? इंडक्शन मोटर की मैं बात कर रहा हूँ अभी तो। बट अगर पावर फैक्टर के टर्म्स में भी बात करेंगे तो दोनों, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मोटर हो, तो पावर फैक्टर का होता है जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। जैसे आप इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ाओगे तो स्पीड कम होती चली जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर डिसकनेक्टिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन ऑब्वियसली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जब आपकी जो मोटर है वो 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर जाती है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिसकनेक्ट होना होता है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी जो मोटर है वो स्टॉप कर जाएगी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन अ obviously option B, that is 3-phase induction motor, and we know that is 3-phase induction motor जो self excited motor singly excited motor होती है। that means unlike the 3-phase synchronous unlike the synchronous motor which is doubly excited, that means rotor और stator दोनों पे आपको सप्लाई देनी होती है। रोटर पे देते हैं DC और स्टेटर पे 3-phase AC, बट इंडक्शन में ये नहीं होता। हमने सप्लाई दी 3-phase को, स्टेटर को 3-phase सप्लाई दी, उसने एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा, एंड उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क डेवलप होता है उसमें। और जो टॉर्क डेवलप होता है वही टॉर्क क्या करता है, मोटर को रोटेट करने की कोशिश करता है। तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 3-phase इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है, आई मीन रिलेटेड है, ओके, प्रोड्यूस होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। डिमांड फैक्टर, अभी मैं आपको बता चुका हूँ डिमांड फैक्टर क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद हाई रेजिस्टेंस द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज, ना आपका एक लो रेजिस्टेंस है, सपोज एक 2 ओम है, ऐसा बोल दो, एक 2 ओम है और एक 4 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है। बोला व्हेन अ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल हाई रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 × 4 डिवाइड बाई 6, 2 3 जस्ट 6, दैट मीन्स जो लो रेजिस्टेंस है उससे भी कम, ऑलवेज लेस देन द लो रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंडक्टिव कॉइल, ये मैं भी बता चुका हूँ आपको, XL/R आप लिख सकते हो, सीरीज में होगा XC/R लिख सकते हो। देयर आर वेरियस वेज और रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर वो भी। सो RMS वैल्यू ऑफ दिस, ये भी सिंपल है, 100 वोल्ट पीक टू पीक, तो ये पीक टू पीक है, पीक टू पीक है 100, ओके। सो पीक क्या होगी 50, जब पीक 50 है तो RMS क्या होगा, ये बाय √2 करोगे और 0.7 से मल्टीप्लाई इसको कर दोगे। सो ऑप्शन डी आया गया। Now, if the reading of 2 wattmeter in a 2 wattmeter method of power measurement are 4.5 in this, then the later reading has been obtained after reversing the current coil of the watt. What will be the total power? So total power क्या, पहले वाली को रिवर्स कर रहा तो एक हो जाएगा, DC दूसरी वाली को। So DC सीरीज मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइविंग, तो DC सीरीज मोटर को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो लेथ में तो DC शंट होती है, और क्रेन्स एंड हॉइस्ट में जो होती है DC सीरीज मोटर को यूज़ करा जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर कोर आर बिल्ड अप फ्रॉम लैमिनेशन रादर देन फ्रॉम सॉलिड मेटल सो दैट एडी करंट लॉसेस रिड्यूस। क्या बोल रहा है कि लैमिनेट करना, तुमको पता ही है लैमिनेशन हम क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, और सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर। इन DC सीरीज मोटर इंक्रीज इन लोड करंट रिजल्ट्स इन, ऑब्वियसली DC सीरीज मोटर है
लोड करंट बढ़ाओगे तो स्पीड कम होगा ही, बताया था अभी कि उसको लोड पे तो कम चला नहीं सकते, नो लोड पे चला नहीं सकते, उसको लोड पे चलाना होगा. सो वी हैव टू पुट सम लोड ऑन डीसी मोटर. नो लोड पे नहीं चला सकते, तो ऑप्शन ए. जैसे जैसे आपकी लोड मतलब करंट बढ़ती जाएगी तो स्पीड तो कम होगी. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कोई टॉर्क होता ही नहीं है, तो जीरो है, तो सिंपल क्वेश्चन है. द इलेक्ट्रिक मोटर इन विच मोटर एंड स्टेटर फील्ड रोटेट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सिंक्रोनस मोटर. अभी बताया था कि डबली एक्साइटेड है तो साथ साथ चलते हैं. इन इंडिया इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड बाई, ये भी पता है, एक जनरल क्वेश्चन है. 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम के द्वारा इंडिया में होता है. इन एसी सर्किट द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर नोन एज apparent power VI. A network that does not have either voltage or current sources is called what? Obviously the passive RLC. These are the passive elements. Now power factor at resonance, अभी बताया थोड़ी देर पहले, that is unity itself. In a 8-pole wave connected motor which are the number of parallel path we have. तो वेव कनेक्टेड, वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, और जितने आपके पैरेलल पाथ हैं पोल नंबर ऑफ वेव में जो होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 होते हैं. लैब कनेक्टेड में जो होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा. ट्रांसफार्मर को लैमिनेट किया जाता है, अभी बताया था एडी करंट लॉस. रिलेशन बिटवीन ये, तो ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला NS120/P, ऑप्शन ए सही है. स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर क्या होता है? अप्लाइड रिड्यूस वोल्टेज टू द स्टेटर. स्टार्टर का काम क्या होता है? बेसिकली जो स्टार्टिंग करंट है उसको लिमिट करना, राइट. सो डी यहाँ पे जाएगा. ना स्टेटर कोर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड अप ऑफ स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील, एज आई टोल्ड यू. वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी की होती है, किलो वाट आवर जनरली यूज़ करते हैं. बैटरी इज अ सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डीसी मोटर है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड. सो कांस्टेंट स्पीड मोटर कौन सी है? शंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस. सो लीस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी? P इक्वल टू V²/R. यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें तो इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो डी आ जाएगा. ओके. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R ओम. द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 4R. ये हमेशा याद रखना कि जब भी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा ना, न्यू रेजिस्टेंस दैट इज N² टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस होगा, ये याद रखना. सो N² मतलब 2 डबल किया ना, तो 2 का स्क्वायर 4R हो जाएगा. द इलेक्ट्रिक मशीन विल हैव हाई एफिशिएंसी व्हेन. एफिशिएंसी हाई कब होगी? जब लॉसेस कम होंगे, तो ऑप्शन डी. विच टाइप ऑफ लॉस इज नॉट कॉमन टू ट्रांसफॉर्मर एंड रोटेटिंग मशीन. सो विंडेज लॉसेज होते हैं, एडी करंट होते, सॉरी विंडेज नहीं होते, बाकी तो सारे होते हैं, कॉपर भी होते हैं, और कोर में एडी एंड हिस्टेरेसिस हो जाते हैं. सो विंडेज इज नॉट अ कॉमन लॉस. ऑल्दो होते हैं बट दे आर नॉट द फ्रीक्वेंट अकरिंग लॉसेस. ओके. सो ये नहीं होते, बाकी ये दो तो कोर में होते हैं, एडी एंड हिस्टेरेसिस, एंड दिस इज द वाइंडिंग लॉसेस, दिस इज कॉपर लॉसेस. द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड, ये भी सभी को पता है. स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS. तो सिंक्रोनस और रोटर का स्लिप. देन इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ पावर मेजर, इफ वन ऑफ द वाट मीटर रीड 0 रीडिंग. सो क्या होगा? जब एक वाट मीटर 0 रीड करता है तो क्या होगा? देखो, जब भी दोनों वाट मीटर इक्वल रीड करता है तब यूनिटी होता है. जब एक दूसरे का डबल करता है तो पावर फैक्टर जो होता है 0.866 होता है. जब एक 0 और एक कंप्लीट कर जाए तो 0.5 होता है. और जब एक दूसरे का अपोजिट, दैट मीन्स एक 100 कर रहा है दूसरा -100 कर रहा है, उस केस में क्या होगा? 0. सो ये याद रखना आपको. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज एक 0 रेजर कर रहा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ सीरीज सर्किट. और सीरीज में करंट सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विच सिंगल फेज मोटर वुड यू सेलेक्ट फॉर अ टेप रिकॉर्डर. तो टेप रिकॉर्डर में हिस्टेरेसिस मोटर यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें ना तो कोई वाइंडिंग्स होती हैं और साउंड नहीं करती है मोटर. दैट इज़ द मेन रीज़न, हिस्टेरेसिस. यूनिवर्सल पता है आपको, AC DC दोनों पे चलती है. रिलक्टेंस मोटर जिसमें हमको विच इज़ अ पार्ट ऑफ सिंक्रोनस ऑल्सो.
जैसे कि सिंक्रोनस मोटर में तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्साइटेशन, एक रिलक्टेंस टॉर्क, राइट। तो रिलक्टेंस इज ड्यू टू द सेलिएंट पोल रोटर, दो रोटर होते हैं, सेलिएंट पोल एक सिंक्रोनस सिलेंड्रिकल। सो इसका आंसर होगा हिस्टेरेसिस। अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस RLC सीरीज सर्किट बिहेव एज, तो रेजोनेंस में क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव यूनिटी पावर, ऑप्शन ए। ड्यूरिंग चार्जिंग द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड सेल बिकम्स डाइल्यूटेड, ये भी पता है। एज कम्पेयर टू शंट एंड कंपाउंड मोटर, सीरीज मोटर हैव द हाइस्ट टॉर्क बिकॉज ऑफ इट्स कंपैरेटिवली larger armature current at the start. The input of a AC circuit having power factor, this power drawn किलोवाट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, सी हो जाएगा। ये होता है इसका ट्रांजिशन। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और एनी सजेशन रिगार्डिंग द वीडियो। Okay, if you like the video then please do share and subscribe. Thank you so much. Take care.